हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें हमने कंसेप्ट 1 आपको करवा दिया था, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, और फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपका चल रहा था, जिसमें मैं आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा चुकी थी। ठीक है, भी जो चेंज होता रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल मार्केट में हमारी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है जब हमारी करेंसी का मूल्य, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये मैंने आपको समझाया था कि इसमें किसी कंट्री की गवर्नमेंट खुद कुछ नहीं कर सकती, इसमें जो करेगी वो आपकी करेंसी की डिमांड और सप्लाई करेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब देखो आज हमने पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल का मीनिंग सबसे पहले आप समझ लेना चेंजेबल। ठीक है, भी वो डिटरमाइन यानी कि उसको पक्का निश्चित कैसे किया जाता है। डिमांड फॉर सप्लाई, आपको ये तो मैंने बता दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पैसे की सप्लाई और डिमांड बताएगी कि ये चीज़ कैसे तय होगी कि आपकी करेंसी का मूल्य कितना होगा। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर द टू बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी कि डिमांड हो गई और सप्लाई हो गई फॉरेन एक्सचेंज की, ये दो बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं किसके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ दिस डिटर्मिनेंट, इन दोनों डिटर्मिनेंट की डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है मुझे। सबसे पहले है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई के बिना जो भी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो आपकी करेंसी के मूल्य को नहीं क्या करेंगी, इम्पैक्ट करेंगी। इम्पैक्ट करेगा तो सिर्फ कौन करेगा, डिमांड और सप्लाई ही करेंगी। तो ये मुझे बोला गया है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, की कुछ चीज़ें, कांस्टेंट का मीनिंग है वो कभी नहीं बदल सकती। ठीक है, जैसे मान लो किसी पर्सन का टेस्ट कभी नहीं, मतलब इसको मैं कांस्टेंट मान के चल रही हूँ, मुझे पता है कि ये चेंज होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में बहुत जगह हम इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे भाई। वैसे ही हमें फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है हमारी करेंसी के ऊपर। जैसे हमारी करेंसी के ऊपर हमारी करेंसी की कंडीशंस का फ़र्क पड़ सकता है, या फिर दूसरी करेंसी का मूल्य हमारी करेंसी से ज़्यादा है, ये फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन हमने किसी चीज़ को नहीं देखना कि हमारी करेंसी किसके कारण प्रभावित हो रही है, यानी कि हमने देखना है कि डिमांड कैसे हमारी करेंसी के मूल्य को प्रभावित करती है, ये समझना है हमने। अब देखो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो बाकी चीज़ें हैं उनको कांस्टेंट छोड़कर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की, जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए डिमांड होती है, इज इन्वर्सली, उसका अपोजिट रिलेशन होता है, इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये फॉरेन एक्सचेंज के साथ इसका उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि कैसे उल्टा रिलेशन होता है, जैसे मान लो अगर $1 है, $1 की कीमत अगर 50 रुपये है, यानी कि हमारी करेंसी का मूल्य ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हमारी करेंसी की कीमत जो है, सॉरी हमारी करेंसी की कीमत जो है कम है, क्योंकि $1 की कीमत जो है, सॉरी एक मिनट बेटा मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रही हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। मैं दो एग्जांपल ले लेती हूँ। $1 की कीमत है, एक तो मैं ले लेती हूँ 50 रुपये, एक मैं ले लेती हूँ $1 की कीमत 70 रुपीज़, मैंने दो ले ली। ठीक है, एक जगह तो हमारी करेंसी का जो मूल्य है वो काफ़ी गिर गया, गिरेगा कैसे, जितनी डॉलर को ख़रीदने के लिए हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, इसका मतलब हमारी करेंसी का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतना ही गिर जाता है। जब हमारी करेंसी का मूल्य गिर जाता है तो हमारी करेंसी की डिमांड उतनी नहीं रहती। जब हमारी करेंसी का मूल्य बढ़ जाता है, आप कह रहे हैं ना $1 खरीदने के लिए मुझे इंडियन करेंसी के कम पैसे देने पड़े, तो इसका मतलब है हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हम इतने कम पैसे देकर डॉलर तक खरीद सकते हैं, तो हमारी करेंसी की इंटरनेशनल डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी करेंसी महंगी है। अगर हमारी करेंसी सस्ती होगी यानी कि उसमें गिरावट आएगी, तो हमारी करेंसी की डिमांड नहीं रहेगी और उसके बदले में डॉलर जो है वो महंगा हो जाएगा। समझ में आई बात।
इसको इसलिए बोलते हैं। तो ऐसे देखो, अब मैं आपको कर्व समझा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये ग्राफ टाइप कुछ होती है ना। इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ध्यान से समझ लेना, ये समझने लायक चीज़ है भाई, ठीक है। ये इसको बहुत अच्छे से समझना है अपने कर्व नहीं। आपको मैं एक बात बता दूं, इकोनॉमिक्स की जान इसकी कर्व्स होती हैं। अगर आपको कर्व्स आती हैं तो आप इकोनॉमिक्स बड़े अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। इधर मैंने लिखा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, कि किस हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर असर पड़ेगा। और नीचे मैंने लिखा डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की, कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कितनी होगी, ठीक है। अब देखो, अब आप समझो, ये ओ का मतलब जीरो लेवल होता है। जीरो लेवल होता है यानी कि जब हमारी करेंसी में, हमारी इंडियन करेंसी का मूल्य कुछ नहीं होगा तो हमारी करेंसी की डिमांड कोई नहीं करेगा। वैसे फिलहाल इसका कोई मीनिंग हमारे लिए फिलहाल इस कर्व में नहीं है। अब देखो, अब आप ध्यान से समझो, अब मैं क्या बोल रही हूँ। पहले आपने ध्यान देना है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ध्यान देना है, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी कि इस लाइन का मीनिंग क्या है। अब देखो भाई, जब $1 की कीमत, क्या, एक यूएससी है ना, एक यूएस डॉलर की कीमत हमारी करेंसी के 50 रुपीज़ होते हैं। ये रेशो में लिखा जाता है। जब एक करेंसी की मूल्य दूसरी करेंसी के मूल्य से, सॉरी, एक कंट्री की करेंसी का मूल्य दूसरे कंट्री की करेंसी की मूल्य में हमेशा रेशो में आता है, ठीक है। अब एक यूएस डॉलर अगर मैं खरीदूंगी तो मुझे 50 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि सस्ता है, ठीक है। यानी कि मुझे इंडियन करेंसी कम देनी पड़ेगी डॉलर खरीदने के लिए। आप बोलोगे $1 से ज़्यादा तो है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। कहाँ मैं 70 दूंगी, कहाँ मैं 50 पैसे दूंगी। अब देखो, अब इतना है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इतना है, ठीक है। ये है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। ये 50 रुपीज़ हैं। ये सारे के सारे कितने रुपीज़ हैं, एक मिनट बेटा मैं आपको बताती हूँ। ये सारे के सारे 50 रुपीज़ हैं, यानी कि मुझे इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। जब मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे तो मेरी इतनी डिमांड होगी, इतनी हमारी कंट्री की करेंसी की डिमांड होगी। मेरी बात समझ रहे हो। ये देखो, हमारी करेंसी की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज के बदले में इतनी होगी, तो फॉरेन एक्सचेंज इतना किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी की कीमत ज़्यादा है तो फॉरेन एक्सचेंज इतना किया जाएगा, जो कि ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कम है, क्योंकि हमें डॉलर खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप डॉलर खरीदने के लिए इतने पैसे दोगे, ये देखो अब बढ़ गए। ये जब आप इतने पैसे दोगे डॉलर खरीदने के लिए तो आप ज़्यादा नहीं खरीदोगे, तो आप डॉलर फॉरेन एक्सचेंज कम कर दोगे। पहले इतना था तो फॉरेन एक्सचेंज कम हो गए, इतना हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ध्यान से समझो कर्व को। जब आप $1 खरीदने के लिए 50 रुपये दे रहे हो, यानी कि कम पैसे दे रहे हो, तो आप फॉरेन एक्सचेंज इतना कर रहे हो, यानी कि इतनी विदेशी मुद्रा आप खरीद रहे हो, इतना विदेश से पैसा आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। इतने US डॉलर आप खरीद रहे हो। लेकिन जब हमारी इंडियन करेंसी की कीमत गिर जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हम डिमांड कम कर देते हैं US डॉलर की, या ऐसे कर दो कि हम फॉरेन एक्सचेंज कम कर देते हैं। जब इतनी देखो हो गया, बढ़ गया है ना, डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब इतनी पहले इतनी थी अब इतनी बढ़ गई, यानी कि इतनी कीमत हो गई, तो हम डिमांड इतनी से इतनी कर देंगे। पहले इतनी डिमांड थी, इतनी कम हो जाएगी, यानी कि इतनी सी रह जाएगी। मेरी बात समझ में आई बात? तो जब इन दोनों को हम मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, तो ये बन जाएगी आपकी डिमांड कम। और ये डाउनवर्ड आ रही है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है? जब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, जब एक चीज़ कम है तो दूसरी बढ़ रही है। तो ये इनवर्स रिलेशन को शो करता है कि फॉरेन एक्सचेंज का रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ बहुत गहरा लिंक है। अगर हमारा US डॉलर के मुकाबले करेंसी का मूल्य ज़्यादा होगा तो हम फॉरेन करेंसी, सॉरी, मूल्य कम होगा तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर हमारी करेंसी का मूल्य ज़्यादा होगा तो हम डिमांड कम करेंगे। ऐसा होता है उल्टा रिलेशन। समझ में बात? अब देखो, अब है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीज़ें कांस्टेंट छोड़ के सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली। ये आपने ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने इन्वर्सली वर्ड अंडरलाइन किया था, यहाँ पे मैं पॉजिटिवली वर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ कि इसका पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि इसकी कर्व अपवर्ड जाती है, ऊपर जाती है। रिलेटेड टू रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशन पाया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
यानी कि ये कैसे पाया जाएगा ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी करेंसी की डिमांड सप्लाई ज़्यादा कर दी जाएगी अगर फॉरेन एक्सचेंज के रेट के हिसाब से हमारी करेंसी का मूल्य बढ़ता ही रहे या फिर कम ही होता रहे, एक डायरेक्शन में जाए। ये मैं आपको बता दूंगी इसका मीनिंग क्या है। ये देखो मैंने एक कर्व ली है, कर्व में मैंने सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखा, यहाँ पे मैंने रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखा। अब यहाँ पे क्या है, जब एक US डॉलर की कीमत 50 रुपये है, ठीक है, यानी कि एक US डॉलर देने के लिए मुझे इतने पैसे कम देने पड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, अपनी करेंसी की सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ाऊंगी। मुझे बढ़ानी पड़ेगी, आप खुद ही सोचो, मुझे अपनी करेंसी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे US डॉलर खरीदना है तो मेरा सप्लाई ज़्यादा होगी, मेरी करेंसी की ज़्यादा होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले तो जब आप US डॉलर लेने के लिए कम पैसा दे रहे हो तो आपकी सप्लाई भी कम है। ये सप्लाई है, जब इसकी कीमत कम है US डॉलर की तो आपकी करेंसी की सप्लाई भी कम हो रही है। लेकिन जब US डॉलर महंगा हो गया तो यानी कि इतने से इतना और बढ़ गया, इतना हो गया, तो आपको US डॉलर देने के लिए पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें इंडियन करेंसी की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए हमें करेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें इतनी देखो ज़्यादा करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अगर इतना है तो फॉरेन एक्सचेंज इतना होगा, यानी कि हमें डॉलर खरीदने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई तो हमें इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए, यानी कि हमारी करेंसी कीमत सप्लाई इतनी और बढ़ जाएगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। समझ में आई बात? अब इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूंगी और इसको नाम दूंगी मैं S यानी कि सप्लाई कर्व का। तो इस तरीके से बेटे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ये दोनों हेल्प करती हैं डिमांड और सप्लाई कर्व फॉरेन एक्सचेंज को दिखाने में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों कर्व से बना हुआ इक्विलिब्रियम भी समझाऊंगी कि इक्विलिब्रियम ये दोनों कर्व्स कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बताती हैं और जब इक्विलिब्रियम हिल जाता है तो कौन सी कंडीशन आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान देना है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मीनिंग है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई और डिमांड, यानी कि सप्लाई और डिमांड फोर्सेस ही आपके पैसे की कीमत को इम्पैक्ट करती हैं। बाकी चीज़ें कांस्टेंट मानी जाएंगी। बाकी चीज़ें क्या मानी जाएंगी? कांस्टेंट। यही इसका सबसे मेन बात है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, ठीक है बेटा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।